अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं या फिर घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड यानी कि घर का जब हम खुदाई करते हैं, घर का जो फाउंडेशन, जब गड्ढे की खुदाई करते हैं, एक प्लान अपना रेडी करने के बाद, लेआउट करने के बाद, और फिर जब हमारा घर कंप्लीट हो जाता है पेंटिंग वगैरह करके, साफ सफाई करके, वहाँ तक पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि उसमें कब कब कौन सा काम करना है। यानी कि पहले गड्ढा खोदना है, फिर उसका कॉलम की फुटिंग का जाल बांधना है, प्लिंथ बीम डालना है, कॉलम खड़ा करना है, ब्रिक, यानी जो भी काम होते हैं सब आपको ए टू जेड बताने वाला हूँ कंप्लीट प्रोसेस के साथ। और कुछ इंपॉर्टेंट आपको जानकारी भी दूंगा जो कि आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या आपको ध्यान देना है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो इस लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों कोई भी मकान बनाने के पहले उसमें दो फेज आता है। पहला होता है कि प्री कंस्ट्रक्शन फेज और दूसरा होता है कि कंस्ट्रक्शन फेज। यानी कि कंस्ट्रक्शन, जब मकान का काम शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, और फिर जब आप काम शुरू हो जाएगा तब आपको कौन कौन सा स्टेप पे ध्यान रखना है। तो देखिए, जो मकान का काम शुरू होगा उससे पहले आपको क्या चार चीज़ें बहुत ज़रूरी है वो तैयार करना। पहला होता है कि आपका जो प्लॉट है, जब आप प्लॉट ले लिए, उसके बाद जो प्लॉट आप लेंगे तो प्लॉट आप कोशिश कीजिए कि आपका प्लॉट रोड लेवल से ज़्यादा नीचे ना हो, रोड लेवल के बराबर में हो। ज़्यादा नीचे होती है तो वहाँ आपको मिट्टी ज़्यादा भरनी पड़ती है, तो आपका खर्च बढ़ जाता है। दूसरी बात कि जब आप प्लॉट ले लेते हैं तो फिर उसको आपको एक प्लान तैयार करना होता है। आप प्लान उस पर बनवाइए। और प्लान दोस्तों कभी भी आपका क्या है कि 1 महीना 2 महीना काम शुरू होने से पहले आप रेडी करवा लीजिए, क्योंकि प्लान में कभी भी आपको चेंजिंग करना होगा तो आपके पास टाइम होता है कि कंस्ट्रक्शन से पहले, काम शुरू करने से पहले आप उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन चेंजिंग करा लें, ताकि अगर काम के दौरान आप उसमें कोई चेंजिंग करते हैं, कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो आपका बहुत वहाँ पे तोड़ फोड़ हो जाता है, काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए आपके पास टाइम होगा और पहले से आप एक अच्छा आर्किटेक्ट से प्लान बनवा लेंगे, एक इंजीनियर से प्लान बनवा लेंगे, तो वो आपको सही और सटीक जानकारी देंगे कि कम एरिया में आपका अच्छा से अच्छा घर कैसे बन जाएगा और क्या चेंजिंग पॉसिबल है वो बता देंगे। और आप अपने भी हिसाब से घर वालों के साथ बैठ के जो भी चेंजिंग करना है पहले कर सकते हैं। तो इसलिए प्लान पहले बना ले। जब प्लान आपका रेडी हो जाता है तो तीसरा हमारा काम होता है कि उसका बजटिंग करना, यानी कि उसका एस्टिमेट निकालना। तो आपको एक एस्टिमेट पता होना चाहिए कि आपका जो ये प्लान बना है उसका कितना खर्च आएगा इस घर को बनाने में, क्योंकि एस्टिमेट पता होगा तो आप उतना बजट अरेंज कर लेंगे तो आपका काम बीच में नहीं रुकेगा। कई बार हमारा एस्टिमेट क्लियर नहीं होता है, काम हम कराते जाते हैं और बीच में काम रुक जाता है, जिससे क्या है कि हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारा काम का जो क्वालिटी है वो तो ख़राब होता ही है, साथ में जब हमारा काम एक बार रुक के दोबारा शुरू होता है तो उसका कॉस्ट और बढ़ जाता है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि जो अथॉरिटी, यानी कि जब हमारा प्लान बन जाता है, जब एस्टिमेट हो जाता है तो फिर उसको पास कराया जाता है कई जगह, जहाँ वहाँ पे नगर निगम होते हैं या जो भी अथॉरिटी होते हैं उनसे पास कराया जाता है, ताकि कोई बीच में दिक्कत ना हो, कोई आके आपके काम को ना रोक दे। तो ये चार काम आपको पहले करा लेना है। अब काम जब हमारा शुरू होता है यानी कि कंस्ट्रक्शन फेज में, तो वो मैं आपको स्टेप बारी बारी से बता रहा हूँ, वो आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का व्यवस्था वहाँ पे करना है। आप इलेक्ट्रिसिटी पानी का व्यवस्था कर लिए। दूसरा, अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि आपको अब लेआउट करना है। जो आपका प्लान बन गया, आपके हाथ में मिल गया, अब आप लेआउट कराने जाते हैं तो आप वहाँ पे चूना गिरवाते हैं, मार्किंग करते हैं कहाँ पे आपका कौन कौन सा कॉलम आ रहा है, कहाँ पे दीवार आने वाली है। तो लेआउट जो करते हैं दोस्तों, कई बार मैं देखा हूँ कि ठेकेदार या मिस्त्री के भरोसे हम लेआउट का अपना काम छोड़ देते हैं। ठेकेदार या मिस्त्री को ज़्यादा पता नहीं होता है। अगर आपका प्लॉट मान लीजिए सीधा सीधा है, अगर सीधा सीधा सब कुछ है तो वो तो कर देगा, लेकिन वहीं थोड़ा बहुत अगर तिरछा हुआ, डायगोनल हुआ, तो वो क्या करेगा कि उसमें गड़बड़ कर देता है। या सीधे प्लॉट में भी कई बार मैं देखा हूँ कि ठेकेदार या मिस्त्री गड़बड़ कर देते हैं, तो वो जाके आगे आपको बहुत दिक्कत देता है, बाद में तोड़ फोड़ होता है तो आपको वहाँ पे लाखों रुपए की बर्बादी होती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि लेआउट जो करना है, आप जिस आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से अपना प्लान बनवा रहे हैं उनसे आप उसी टाइम में बात करें कि सर प्लान बनाने का जो खर्च है वो आप ले लीजिए, और 3 से 4 विजिट और हमारे साइट पे आपको देनी पड़ेगी। कब कब, एक जब हमारा पिलर का खुदाई होगा यानी लेआउट कर दीजिएगा, और जब हमारा नीचे की फुटिंग जब डलेगी फाउंडेशन, उस टाइम आप आ जाइएगा। और जो दूसरी आपकी होगी वो हमारा प्लिंथ बीम के टाइम में होगा। तीसरा जो हमारा होगा स्लैब की कास्टिंग पे होगा। 3 आप विजिट रख लेंगे तो आपका घर काफ़ी मजबूत बढ़ेगा, और वो आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार रुपये और ज़्यादा कॉस्ट उसमें बढ़ेगा, लेकिन काम आपका मजबूत होगा और सही तरीके से होगा, बाद में टूट फूट की दिक्कत नहीं होगी। अब जब सही तरीके से लेआउट हो जाता है तो अगला काम क्या होता है कि उसकी एग्जीक्यूशन करना, यानी कि खुदाई करना। जहाँ जहाँ पे मार्किंग हुई थी अब उसका खुदाई आप 2 तरीके से करवाते हैं, या तो मैनुअली करवाते हैं खुद लेबर लगा के, और जितना बड़ा हमें
गड्ढा चाहिए, जितना बड़ा हमें वहाँ पे ड्रेसिंग करवाना है गड्ढे का या गहराई उसका, उतना ही हम करवाते हैं। दूसरा होता है कि जेसीबी जो मशीन आती है उससे हम कराते हैं। तो जेसीबी मशीन थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा गड्ढा खोद देती है, तो उसमें फिलिंग वगैरह का कॉस्ट आपका बढ़ता है। तो कई बार क्या होता है कि लोग मैनुअली कराना पसंद करते हैं और आपको टाइम का बचत करना है तो आप जेसीबी के थ्रू आप करा सकते हैं। मैं कहूँगा कि जेसीबी से ही आप कराइए। उसमें क्या है कि बाद में 1-2 लेबर लग के और थोड़ा सा आप ड्रेसिंग वगैरह करवा के जितना बड़ा गड्ढा चाहिए उतना आप ले लीजिएगा। जेसीबी मशीन से कराने से फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम के साथ साथ आपका पैसा भी बहुत बच जाता है। जब हमारी खुदाई हो जाती है तो अगला काम क्या होता है कि नीचे की जो फाउंडेशन की मिट्टी होती है उसका ड्रेसिंग वगैरह करके और उसको क्या करना है कि वहाँ पे पहले थोड़ा सा कम्पैक्ट करना है। उसको मिट्टी को बैठा दीजिए कि जो बेस है, जो नीचे की मिट्टी है, थोड़ा सा पानी डाल के एक दिन छोड़िए, अगले दिन उसको बैठाइए, बैठा दीजिएगा। फिर उसके ऊपर आप बालू डालिए, बालू डाल के उसको लेवल को सही कर लीजिए। फिर उसके ऊपर आपको क्या करना है, पीसीसी कंक्रीट उस पर डालना है। पीसीसी कंक्रीट का ग्रेड क्या होगा, M15 ग्रेड का आपको 1:3:6 रेशियो के जो मसाला हम बनाते हैं वो आपको उसमें डालना है। यानी कि एक बैग आपका अगर आप सीमेंट लेते हैं तो 3 बैग आप उसमें बालू जो रिवर सैंड होता है वो लेंगे और 6 बैग जो आपका एग्रीगेट यानी गिट्टी जिसे हम बोलते हैं वो आप यूज करेंगे। तो M15 ग्रेड का डाल के और पीसीसी आपको 3 से 4 इंच मोटा उस पर बेड पूरे जितना भी फाउंडेशन का चौड़ाई था, लंबाई चौड़ाई, उसके हिसाब से आप उस गड्ढे को भर देंगे 3 से 4 इंच मोटा। फिर जब आपकी पीसीसी हो जाती है तो आप उस पर तराई करेंगे और फिर 24 घंटे के बाद यानी अगले दिन फिर आप क्या करेंगे कि कॉलम की मार्किंग करेंगे। अब ऊपर आप क्या करेंगे कि सूत बांधेंगे, सूत बांध के और जहाँ जहाँ पे आपका कॉलम आ रहा है सेंटर लाइन निकाल के आप कॉलम की मार्किंग करेंगे। और कॉलम की मार्किंग हो जाने के बाद आप अगला काम क्या होता है आपका कि जो फुटिंग होती है, फुटिंग का जाल बांधना, यानी हम फुटिंग का जो जाल है जो हम गड्ढा खोदे हैं उसमें हम जाल बांधेंगे, फुटिंग का जाल बांधेंगे। साथ में जो पिलर जहाँ पे हमारा जो खड़ा होना है, जितने भी साइज का पिलर है उसमें जितना भी स्टील आ रहा है ड्राइंग के हिसाब से, उस ड्राइंग के हिसाब से हम क्या है कि पिलर का सरिया भी साथ में बांधेंगे। कभी भी दोस्तों जो फुटिंग का आप जाल बांधिएगा, मैं कहूँगा कि आपको डबल जाल में देनी है। डबल जाल में होता क्या है कि आपका जो फुटिंग होता है वो नीचे से भी एक जाल बांधा जाता है, ऊपर से भी बांधा जाता है, तो वो क्या है भूकंप रोधी फुटिंग बनता है। और जो आप पिलर का जो सरिया आप खड़ा कीजिएगा तो सीधा सरिया ला के नीचे से आपको एल उसको बेंड कर देना है। कितना बेंड करना है, 1 से 1.5 फीट यानी 300 से 450 mm तक उस सरिया को बेंड करना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जब ये आपका फुटिंग का जाल बन जाता है और आप कॉलम का स्टील खड़ा कर लेते हैं तो अगला काम क्या होता है कि फुटिंग का ढलाई करना। अब ढलाई के लिए आप M20 ग्रेड का जो मसाला होता है वो आप यूज करेंगे। एक रेशियो 1.5 रेशियो 3 का, यानी कि एक बैग अगर आप सीमेंट लेते हैं तो 1.5 बैग आप उसमें रिवर सैंड यानी जो सैंड होता है, बालू होता है वो लेंगे और 3 बैग आप एग्रीगेट यानी जो रोड़ी होती है वो लेंगे। तो आप M20 ग्रेड का उसका ढलाई करेंगे। और ढलाई कैसे करेंगे, आपको कभी भी जो सिंपल फुटिंग होता है जैसे कि हम बिल्कुल प्लेन अपना चौकोर 5 इंच 6 इंच मोटर डाल देते हैं जैसे फोटो में देख रहे हैं, वैसे नहीं करनी है, आपको ट्रेपेजॉइडल शेप में करनी है। ट्रेपेजॉइडल शेप में करने से फ़ायदा ये होता है कि जो लोड आता है वो आसानी से चारों तरफ आसानी से स्लोप के थ्रू वो डिवाइड हो जाता है, नीचे चला जाता है हमारे फाउंडेशन पे। और जब भी आप फुटिंग का ढलाई करेंगे तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, बहुत लोग मैं देखा हूँ क्या कि उसमें ईंट का शटरिंग वगैरह यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो अपना शटरिंग वहाँ पे बचाते हैं, कहते हैं कि ईंट का शटरिंग यहाँ लगा दे रहे हैं, नीचे का तो चीज़ है उन मिट्टी में चले जाना है। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी गलती है, आपको वहाँ पे ईंट की शटरिंग नहीं लगानी है। ईंट की शटरिंग लगाने से आप उसमें अच्छे से वाइब्रेटर नहीं लगा पाते हैं, अच्छे से कंक्रीटिंग नहीं कर पाते हैं, कंक्रीट आपका वहाँ से बाहर निकलने लगता है। तराई आप करते हैं तो जो ईंट की शटरिंग होती है, ईंट जो साइड साइड में लगी रहती है उसके पानी को ऑब्जर्व कर जाता है, इसलिए आपको क्या है प्रॉपर शटरिंग वहाँ पे प्लाई बोर्ड का या MS प्लेट का लगानी है। अच्छे से उसमें ढलाई के टाइम में वाइब्रेटर चलानी है, अच्छे से कवर ब्लॉक लगानी है। फुटिंग के नीचे आपको 20 mm या 25 mm का कवर ब्लॉक यूज करनी है। अब जब आपकी फुटिंग की ढलाई हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे कि अपना पेडिस्टल कॉलम खड़ा करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी कॉलम है ये हमारा पेडिस्टल कॉलम खड़ा किया गया है, कहाँ, हमारा प्लिंथ लेवल तक, जहाँ पे हमारा फ्लोर आएगा वहाँ। अब इसके ऊपर हमें प्लिंथ बीम का जो सरिया होता है वो बांधा जाता है, तो इसलिए हम उस लेवल तक क्या करेंगे, पहले पिलर को खड़ा कर लेंगे। तो पिलर खड़ा करने के लिए अच्छे से हम शटरिंग उसमें यूज करेंगे, प्लाईबोर्ड का, MS प्लेट का। फट्टे वगैरह नहीं लगाना है। जो ब्रिक ईंट जो इस्तेमाल किया जाता है, बहुत लोग ईंट का चुनाई करके उसका शटरिंग बना देते हैं, बहुत लोग ऐसे ईंट को सजा के उसका शटरिंग बना देते हैं। हाल ये होता है जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी कॉलम यहाँ फ्रेश नहीं निकला है, सब यहीं पर कमज़ोर हो गया है, बेस कमज़ोर हो गया है, तो ऊपर जाके ये कैसे उसको लोड करेगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर उसमें शटरिंग लगानी है, अच्छे से कवर ब्लॉक लगानी है करीबन 40 mm का, और फिर उसमें अच्छे से आपको वाइब्रेटर चला के तब उसको कॉलम को खड़ा करना है। अब अगली चीज़ होती है कि हमारा जितना भी आउटर साइड की दीवार होती है वो नीचे से जहाँ से आपका कॉलम का बेस तक खुदाई हुआ था वहीं से 9-9 इंच की दीवार बना के लानी है। कहाँ तक, हमारा जो रोड लेवल यानी टॉप का ग्राउंड लेवल है वहाँ तक।
तो उतना नीचे से हम जैसे कि 4 फीट हम अपना कॉलम का गड्ढा खोदे थे नीचे, तो हम 4 फीट या 3 फीट से हम क्या करेंगे कि साइड साइड की आउटर की मैं बात कर रहा हूँ, अंदर की नहीं बात कर रहा हूँ, पूरा दीवार से क्या करेंगे हम नीचे से चुनाई करते हुए लाएंगे मिट्टी काट के वहाँ से, और ऊपर उठाएंगे उसको कहाँ, प्लिंथ लेवल तक, जहाँ तक हमारा पेडिस्टल कॉलम का लेवल है वहाँ तक। और फिर जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसमें मिट्टी का भराई करेंगे। मिट्टी भराई करने से पहले आपको क्या करना है कि उसमें अच्छे से हम नीचे एंटी टर्माइट का छिड़काव करेंगे, हमारे कॉलम के बेस में, फुटिंग के नीचे, कॉलम के साइड में, जी ऊपर का टॉप का लेवल है जितना हमारा जो दीवार बनाए थे उसके साइड साइड में। और फिर उसके बाद हम उसमें मिट्टी के भराई करेंगे। तो मिट्टी के भराई का मतलब दोस्तों ये नहीं कि जो आपका मिट्टी वहाँ पे साइड पे निकला तो वही आप भर देंगे, या जो कच्ची मिट्टी मिलती है वो ला के आप भर देंगे। कभी भी आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। मिट्टी में आपको क्या, जो मोरम होती है या पीली वाली जो सैंड होती है, लाल वाली सैंड होती है, या छोटे छोटे जो कंकड़ मिक्स जो हमारे गंदे जो बालू निकलती है नदी से, वो आप भर सकते हैं। जो काली वाली सैंड है वो आप भर सकते हैं। उससे क्या होता है कि इसमें कोई आपका जो इंसेक्ट वगैरह, कीड़े मकोड़े नहीं निकलते हैं, पेड़ पौधे नहीं निकलते हैं। दूसरी बात कि इसमें आप पानी डालते हैं तो ये सतह बाई सतह बिल्कुल नीचे तक ये बैठ जाते हैं, उसमें किसी तरीके का गैप नहीं होता है, एयर गैप नहीं होता है कि बाद में वो बैठेगा तो आपका फर्श टूट जाएगा। इसलिए मिट्टी में ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि उसमें ऊपर का सतह मजबूत हो जाता है, नीचे गैप रहता है। धीरे धीरे जब वो बैठेगा तो बाद में देखा जाता है कि आपका फर्श वहाँ से बैठ गया, घर बैठ गया, तो ये सब दिक्कत होती है। तो फिर आपको मिट्टी की भराव अच्छे से कर लेनी है। भराव करने के बाद आपको सभी उस ऊपरी वाली सतह पे भी आपको एंटी टर्माइट का छिड़काव कर लेनी है। जब ये काम हो जाए तो फिर आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ आपने चारों साइड से जो दीवार नीचे से ले आया था उसको, और आप क्या करेंगे कि जब रोड लेवल पे आ गया तो अब वहाँ पे क्या है, बहुत लोग वहीं पे प्लिंथ बीम अपना डाल देते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना क्या है कि अब प्लिंथ बीम का जो स्टील जैसे ड्राइंग में दिया गया था उस हिसाब से आप उसको स्टील को बांधेंगे। आउटर का जितना दीवार है वहाँ पे भी, और अंदर का जितना भी दीवार है वहाँ पे भी, सभी जगह आप स्टील बांध लेंगे ड्राइंग के हिसाब से। मिनिमम आपको 12 mm का सरिया इस्तेमाल करना है। प्लिंथ बीम हो, कॉलम हो, उससे कम डाया का सरिया इस्तेमाल नहीं करना है। रिंग के लिए 8 mm का स्टील इस्तेमाल करना है, और बीम में कम से कम 4 स्टील 12 mm का होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। प्लिंथ बीम का जो आप सरिया बांधेंगे दोस्तों, कभी भी आप ध्यान रखिएगा जो स्टीरअप उसमें रिंग आप देते हैं, रिंग का जो हुक होता है वो नीचे की तरफ ना होना चाहिए, सब ऊपर की तरफ होना चाहिए, और अल्टरनेट होना चाहिए। एक का फेस उस साइड होना चाहिए तो दूसरे का फेस इस साइड होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। जब प्लिंथ बीम का स्टील बन जाए तो आपको क्या करना है कि उसमें अच्छे से उसकी शटरिंग करनी है। शटरिंग के लिए आपको MS प्लेट या फिर जो प्लाई बोर्ड का जो हम शटरिंग बनाते हैं वो इस्तेमाल करनी है। अच्छे से उसको कील और तार से बांध के उसको टाइट पैक करना चाहिए, ताकि उसमें वाइब्रेटर वगैरह चलाएंगे तो अपने जगह से हिले नहीं। उससे पहले, ढलाई से पहले आपको क्या करना है, उसमें कवर ब्लॉक आपको लगा देनी है, साइड में भी और नीचे में भी कवर ब्लॉक लगा के तब उसकी ढलाई करनी है। और जो आप ढलाई करेंगे वो M20 ग्रेड का कंक्रीट होना चाहिए। 1:1.3 रेशियो का जो मैं पहले बताया वही कंक्रीट आपको ढलाई में, चाहे फुटिंग का हो, प्लिंथ बीम का हो, छत का हो, कॉलम का हो, सभी जगह इस्तेमाल करना है। जब ये ढलाई हो जाए तो जैसे फुटिंग का भी मैं बताया कि ढलाई हो गया तो उसको आपको कम से कम 6 से 7 दिन तक तराई करनी थी। और फिर वैसे ही जब ये प्लिंथ बीम की आपकी ढलाई हो गई तो ये आपका जब आगे का काम आप करते रहिए, पीछे से ये 6 से 7 दिन तक इसकी क्यूरिंग यानी तराई करते रहिए। अब जब आप रोड के लेवल में ही प्लिंथ बीम दे देते हैं, क्योंकि आपको जो अपना फ्लोर लेवल है वो ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, यानी कि आपका जो रोड लेवल है, रोड लेवल से ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 फीट उठाना है। तो फिर वहाँ पे आपको ऊपर में भी प्लिंथ बीम देने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे क्या कीजिए, 2 से 2.5 फीट फिर आप दीवार उठाइए 9-9 इंच की, अंदर के भी जहाँ जहाँ आपने प्लिंथ बीम डाला था उसके ऊपर अंदर का भी दीवार उठाइए, बाहर का भी दीवार उठाइए। और उसके ऊपर आपको क्या करना है कि DPC जो होता है DPC डाल दीजिए। तो DPC अभी नहीं डालना है, पहले आप जो 2-2.5 फीट और ऊपर दीवार उठाते हैं फिर उसमें आपको क्या करना है कि पानी अच्छे से डाल के और उसको 1 दिन छोड़िए ताकि पूरा पानी लग जाए। फिर उसके में आप जो मैं बताया था कि जो भी आपको बालू भरना है, पीली वाली बालू जो हम प्लास्टर और अपना दीवार बनाने के लिए, घर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो डाल सकते हैं, काली वाली डाल सकते हैं। फिलिंग सैंड जो छोटे छोटे जो कंकड़ वगैरह मिक्स आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं, वो सस्ते में मिलते हैं। तो उससे आपको पूरा भराई कर देना है। और भराई कैसे करना है, जैसे कि 2 बार में, अगर 2 से 2.5 फीट है तो आप 1 से 1.5 फीट का लेयर नीचे डालिए। नीचे तो आप पानी डाल दिए, फिर इतना आप 1 से 1.5 फीट भर दीजिए। फिर उसको अच्छे से कंपैक्शन रोलर मशीन चलाइए, अगर आपके पास है तो दुरमुट होता है वो चलाइए, और फिर उसमें पानी डालते रहिए, चलाते रहिए, थोड़े थोड़े छेद भी कर दीजिए जहाँ तहाँ आपको करना है।
फिर उसका ऊपरी जो 1 से 1.5 फीट का लेयर होता है वो आप भरिए, और भर के तब फिर से आपको पानी डाल के फिर से कम्पेक्शन उसका करना है। जब ये काम हो जाता है तो फिर आपको जहाँ जहाँ आपका दीवार आया था सभी जगह आपको वहाँ पे डीपीसी डालनी है। तो डीपीसी जो डालेंगे, कंक्रीट जो हम डीपीसी डालते हैं वो आपको 2 से 3 इंच मोटी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा मोटा होने की ज़रूरत नहीं है। 2 इंच काफ़ी होता है, उसमें स्टील आपको देने की ज़रूरत नहीं है। डीपीसी के लिए भी आप M20 ग्रेड का जो कंक्रीट है वही इस्तेमाल कर सकते हैं। और डीपीसी जो होना चाहिए दोस्तों, जो फ्लोर लेवल जितना आप मिट्टी भरते हैं उससे 2 से 3 इंच ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डीपीसी आप दिए और डीपीसी के ऊपर तक आप मिट्टी भर दिए, तो कोई फ़ायदा नहीं है वैसे डीपीसी देने से, क्योंकि जो आपका मिट्टी है, मिट्टी में से नमी फिर डीपीसी में आएगा, और डीपीसी के ऊपर भी अगर मिट्टी है तो जो ऊपर की डीपीसी से ऊपर की जो ईंट है उसमें फिर नमी जाएगा, तो ऊपर की दीवार तक सीलन जाएगी। डीपीसी देने का मतलब यही होता है कि आप वहाँ पे नीचे से आने वाली नमी को रोक रहे हैं बीच में कंक्रीट का बैंड देके। क्योंकि डीपीसी के ऊपर हम क्या करते हैं कि वाटर प्रूफिंग केमिकल लगा देते हैं, जिससे कि अगर नीचे से नमी आ भी रहा है डीपीसी के नीचे जो दीवार हमने दिया था उसमें, तो बीच में ये कंक्रीट रोकेगा, कंक्रीट नहीं रोकेगा तो जो केमिकल है वाटर प्रूफ केमिकल वो रोक देगा, तो ऊपर आपका सीलन नहीं बढ़ेगा, इसलिए डीपीसी दिया जाता है। जब हम डीपीसी दे देते हैं तो अगला हमारा काम क्या होता है कि अब ऊपर का पिलर को खड़ा करना। तो पिलर जो कॉलम यानी कि जो खड़े करने होते हैं, हम जहाँ जहाँ जिस भी नीचे से हमारा स्टील आया था, अगर हम उसमें स्टील लैपिंग करना है तो लैपिंग कर देंगे। जोगल मार के आपको कभी भी लैपिंग करनी है, बहुत लोग सीधा सीधा सरिये जोड़ के लैपिंग कर देते हैं, वैसे नहीं करनी है। आपको अच्छे से उसमें क्या करना है कि शटरिंग लगानी है MS प्लेट की या फिर प्लाईवुड की, और कवर ब्लॉक आपको 32 से 40 mm की यूज करनी है। वाइब्रेटर आपको प्रॉपर उसमें चलाते रहना है। M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना है। और आप जो कॉलम की ढलाई कीजिए, कोशिश कीजिए कि 2 पार्ट में किया जाए। एक पार्ट में आप 5 फीट भर लीजिए, दूसरे पार्ट में आप 4 फीट भर लीजिए, क्योंकि 1 फीट जो ऊपर का लेवल होता है वहाँ पे आपका बीम आता है, तो इसलिए 9 फीट ही आपको कॉलम की कास्टिंग करनी होती है। वो तो आपका फ्लोर के हाइट के हिसाब से आप जो इंजीनियर होंगे या आप खुद वहाँ पे साइड पे डिसाइड कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम कॉलम खड़ा कर लेते हैं या करने जाते हैं तो लोग 2 तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है हमारे यहाँ। एक होता है कि पहले लोग क्या करते हैं कि ब्रिक वर्क करते हैं, पूरी दीवार बनाते हैं, फिर कॉलम की ढलाई करते हैं। तो अगर वो भी सही तरीके से किया जाए, सही तरीके से आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं, सही तरीके से आप कॉलम की बाद में ढलाई कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और एक होता है कि पहले हम कॉलम की ढलाई कर लेते हैं और फिर ब्रिक वर्क करते हैं। तो अगर ये इस दोनों पे कौन सा तरीका सही है और कौन सा गलत है और किस तरीके से हमें काम करना चाहिए आप देखना चाहते हैं, तो मैं इसका वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। वहाँ से जाके आप 2 से 3 तरीका जो है आप देख सकते हैं, फिर खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे काम कराना चाहिए। तो यहाँ जो मैंने काम कराया है, सबसे पहले हम क्या है कॉलम को खड़ा कर दिए। अब कॉलम खड़ा जब हमारा हो गया तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब दीवार अपना उठा रहे हैं। तो जितनी भी आउटर दीवार है सब 9 इंच की उठाई गई है, और अंदर की जो दीवार है वो 4 इंच की उठाई गई। कहाँ तक हम दीवार को उठा रहे हैं, जो खिड़की का हमारा लेवल है, जहाँ पे सील लेवल आ रहा है वहाँ तक, खिड़की के लेवल तक हम पहले दीवार उठाए अपना 3 फीट तक। फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे 2 इंच का सील लेवल डाल रहे हैं। वहाँ पे 2 स्टील हमने 10 mm का यूज किया है, और उसमें 8 mm का हमने रिंग यू शेप में बना के डाल दिया है। फिर उस पर हम 2 से 3 इंच का हम उस पर कास्टिंग कर दिए। सील बैंड हमारा अब यहाँ पे ढलाई हो गया। सील बैंड देने से फ़ायदा ये होता है कि जो खिड़की का जो लोड होता है वो क्या है कि हमारा नीचे आता है, नीचे की अगर वहाँ से कहीं से क्रैक आ रहा है तो सील बैंड देने से वो क्रैक नीचे नहीं बढ़ता है। वो बीच में जो ये लेयर होता है ये क्रैक को रोक देता है। अगर नीचे से क्रैक आ गया है दीवार में किसी वजह से, सेटलमेंट वगैरह होने की वजह से, तो सील बैंड बीच में उसको ऊपर नहीं बढ़ने देता है, इसलिए सील बैंड देना बहुत ज़रूरी होता है। जब सील बैंड आप दे देते हैं उसका तराई कीजिए। अगले दिन जब 24 घंटे के बाद वो सेट हो जाता है तब ऊपर का फिर 9 इंच का दीवार जो आउटर में आपको देना था वो दीजिए, अंदर की 4 इंच की दीवार देनी थी वो दीजिए। कहाँ तक देनी है आपको 7 फीट के हाइट तक, जहाँ तक अब आपका लेंटल बीम आना है, यानी कि जो खिड़की और दरवाज़ा जहाँ पे हमारा ख़त्म होता है वहाँ तक अब दीवार उठा दिया। फिर अब वो लेंटल बीम का आप क्या कीजिए शटरिंग लगाइए पूरा, और उसमें आपको 4 स्टील 12 mm का इस्तेमाल कीजिए। 8 mm का इस्तेमाल आप उसका रिंग बनाने के लिए कीजिए। एक रिंग से दूसरे रिंग की दूरी आप 5 से 6 इंच का रखिए, और फिर आपको उसमें कवर ब्लॉक इस्तेमाल करके अच्छे से वाइब्रेटर चला के और लेंटल बीम की ढलाई कर देनी है M20 ग्रेड के मसाला से। 1:1.3 रेशियो के जो मसाला मैंने बताया था उससे। और जो ये लेंटल बीम की आप जो बाहर की 9 इंच की दीवार पे जो मोटाई रखेंगे, चौड़ाई तो आप पूरी दीवार की चौड़ाई रखेंगे 9 इंच की, मोटाई आप 4 से 5 इंच का रख सकते हैं। वहीं जो 4 इंच की अंदर की दीवार की जो लेंटल बीम होगी वो 4 इंच चौड़ी रहेगी दीवार के साइज़ के हिसाब से, और मोटाई जो है वो 4 से 5 इंच वहाँ पर भी रहेगी। दोनों जगह आपको
4 स्टील 12 mm का इस्तेमाल करना है, उससे कम नहीं करना है। बहुत लोग 10 mm का 8 mm का इस्तेमाल कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। जब हमारा लिंटल बीम हो जाता है तो फिर उसके ऊपर आपको क्या करना है, फिर जो भी हमारी दीवार आ रही थी बाहर में 9 इंच की, आप छत के लेवल तक आप उसको उठाइए, जहाँ पे अब आपको बीम का लेवल है जहाँ तक, वहाँ तक आप उठा लीजिए। फिर अंदर का जो 4 इंच की दीवार थी वो वहाँ तक उठा लीजिए। फिर अब उसके ऊपर हम बीम का और छत का शटरिंग लगाते हैं। तो जो शटरिंग हम लगाएंगे, आपको देखना चाहिए कि जो शटरिंग मटेरियल है, यानी कि एमएस प्लेट अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लेट अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं कि प्लेट कहीं से उखड़ी हुई हो, कहीं से मुड़ी हुई हो, या फिर जो प्लाईवुड इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। ऊपर से फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़राब हो, सड़ रहा हो, ऐसा कंक्रीट डाले हो वहाँ से टूट जाए, या प्लाईबोर्ड में बहुत ज़्यादा गैपिंग हो, कहीं से कोना झड़ गया हो। नई प्लाईबोर्ड लीजिए, जो गैपिंग होता है बिल्कुल उसमें गैप ना हो, क्योंकि अक्सर जब ढलाई होता है तो सीमेंट का जो पानी होता है उसी गैप से निकल जाता है, सीमेंट आपका उसी गैप से निकल जाता है, तो मजबूती मसाले का वहीं कम हो जाती है। तो इसलिए गैपिंग आपको ध्यान रखना है। अगर गैपिंग है हल्की फुल्की तो जो शटरिंग टेप वगैरह आती है वो इस्तेमाल कीजिए, उससे बंद कीजिए। शटरिंग जब लग जाए तो प्रॉपर उसका नीचे जो प्रॉप्स वगैरह, जो बांस बल्ली वगैरह लगे होते हैं, उसको चेक कीजिए कि वो क्या है कि जॉइंट ना हो, एक ही पीस हो, नीचे तक हो और एकदम सीधी खड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आड़ा तिरछा उसको लगा दिया गया हो। और उसके बाद जब शटरिंग आपकी लग जाए तो उसका लेबल निकलवा लीजिए। उस शटरिंग के टाइम में भी आपको इंजीनियर को बुलाना है ताकि वो शटरिंग चेक कर लें, क्योंकि शटरिंग फेल हो गया तो आपका पूरा जो काम था वो बर्बाद हो जाएगा। फिर जो स्टील का काम होता है, अगला काम जो शटरिंग होने के बाद स्टील का काम होता है, तो स्टील का काम कैसे हो रहा है, किस हिसाब से उन्होंने ड्राइंग दिया है, उस हिसाब से आपके छत का जो बीम में कितना स्टील आना चाहिए था, छत में कितना स्टील आना चाहिए था, 10 mm का स्टील आपको इस्तेमाल करना है, 12 mm का इस्तेमाल करना है, उस हिसाब से आपको इंजीनियर से राय लेके फिर उसको काम करा लेना है। तो जब हमारा शटरिंग हो जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले शटरिंग आयल होती है वो पूरा लगा लेंगे। शटरिंग आयल लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि छत का स्टील बांधना शुरू करेंगे। तो स्टील जो बांधेंगे हम वो ड्राइंग के हिसाब से देखेंगे, और कम से कम आपको छत में 10 mm का स्टील इस्तेमाल करना चाहिए, मेन बार के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए, यानी छोटी दूरी के लिए भी और बड़ी दूरी के लिए भी 10 mm का स्टील आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि 1 से 2 मंजिल का आप मकान बनाते हैं तो 10 mm का स्टील काफ़ी है। हाँ, आप कमर्शियल मकान बना रहे हैं, ज़्यादा लोड है, तब आपको वहाँ पर 12 mm 16 mm का स्टील छत में यूज करना है। बीम के लिए जो है कम से कम आपका जो छत में जो लटक बीम आपको देनी चाहिए। सभी जगह लोग फ्लैट बीम देते हैं, जिसको हम कंसील्ड बीम भी बोलते हैं, चोर बीम भी बोलते हैं, तो वैसा बीम आपको नहीं देना है, आप लटक बीम दीजिए। क्योंकि फ्यूचर में, इन फ्यूचर अगर उसके ऊपर 1-2 मंजिल आप और भी बनाते हैं तो वो बीम जो होता है वो लोड को बर्दाश्त करता है, लोड को झेलता है, लोड को अच्छे से ट्रांसफ़र करता है। तो बीम का जो लटक होना चाहिए कम से कम आपको छत का छोड़ के, जैसे छत हम जो ढलाई करेंगे वो 4 से कम से कम 5 इंच का मोटाई का ढलाई करेंगे, उससे कम मोटा आपको छत नहीं डालना है। बहुत लोग उससे कम मोटा छत डालते हैं तो देखते हैं क्या कि छत में कहीं से पानी गिर रहा है, कहीं से पानी टपक रहा है, जहाँ पे लाइटें और फैन बॉक्स होती है वहाँ पे ऊपर की तरफ देखा जाता है क्या कि वो अच्छे से ऊपर से कवर नहीं हुआ है रोड़ी से, तो वो दिख रहा है, वहाँ से पानी टपकने की समस्या आ रही है। तो कम से कम 5 इंच रखिए, उसमें क्या है कि जितना भी आपका इलेक्ट्रिक का कंड्यूटिंग पाइप वगैरह आप करते हैं वो सब ढक जाता है, और जो फैन बॉक्स वगैरह होते हैं, कंसील्ड लाइटें वगैरह होती हैं, वो सब ढक जाती हैं। तो जो बीम का आप लटक रखेंगे कम से कम छत का 4 से 5 इंच का, 5 इंच का छोड़ के 6 से 7 इंच और नीचे लटका होना चाहिए। बंध जाता है तो अगला काम क्या होता है कि उसमें कवर ब्लॉक वगैरह लगा के फिर छत की ढलाई करना। तो ढलाई के लिए आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से जो कंक्रीट का वहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है कि नहीं, वो ध्यान रखना है। M20 ग्रेड का, आप M25 ग्रेड का यूज कर रहे हैं, 1:1:2 का, यानी कि 1 बैग आपका सीमेंट तो 1 बैग ही आपका सैंड और 2 बैग आपका गिट्टी यानी एग्रीगेट। ऐसे अगर उस तरीके का मसाला नहीं बना रहे हैं तो फिर M20 ग्रेड का ही जो होता है 1:1.5-3 रेशियो का, वही आप मसाला बनाएंगे। उसमें मिक्सिंग के टाइम में आपको ध्यान देना है कि पानी ज़्यादा ना इस्तेमाल किया जाए। 1 बैग का सीमेंट का आप मसाला बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 बैग ही 25 से 30 लीटर ही पानी इस्तेमाल किया जाए। बहुत लोग पानी ज़्यादा मिला देते हैं, जिससे होता क्या है कि उनको मसाला फैलाने में आसानी होता है, तो वो सोचते हैं काम जल्दी होगा, लेकिन वहाँ क्या है कंक्रीट का स्ट्रेंथ आपका कम हो जाता है, तो इसलिए आपको पानी ज़्यादा नहीं मिलाना जाए। और दूसरी बात कि जब आपका ढलाई हो तो आपको क्या करना है, प्रॉपर उसमें कवर ब्लॉक लगी होनी चाहिए, और उसमें आप क्या करें कि उसका वाइब्रेटर अच्छे से चलवाते रहें, बीम में भी और छत में भी। जब सब कुछ हो जाने के बाद फिर आपको क्या करना है कि बड़ा छत है तो पीछे से आप हल्का हल्का पानी का छिड़काव करते रहें, और अगले नेक्स्ट दिन आए तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपको क्यारी बनानी है, छोटे छोटे हिस्सों में छत को डिवाइड करना है।
अलग अलग पार्ट में उसको कर दें। और फिर आपको उसमें क्या है, पानी भरना है, पॉन्डिंग करना है। अब पानी किस लिए भरना है, क्योंकि छत का तराई करना बहुत ज़रूरी है। जब जो सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस होता है वो आपका स्टार्ट हो जाता है, तो उसको स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो स्टार्ट हो जाएगा तो उसको मेंटेन भी करना होता है, क्योंकि ज़्यादा वो तेज़ हो गया और ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो उसी वजह से आपके छत में क्रैक आता है। तो आप उसमें पानी डालेंगे और पानी नमी बरकरार रखेंगे तो क्या है कि वहाँ छत आपका फटता नहीं है। तो इसलिए छत में जो क्यूरिंग करना है, ठंडी का टाइम है तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन करें, और गर्मी का टाइम है तो दिन में 2 बार 3 बार आप पानी को चेंज करें, और कम से कम आपको 10 से 12 दिन आपको तराई करनी है। जब छत आपका रेडी हो गया तो फिर हमारा करीबन 15 से 20 दिन के 21 दिन के बाद जब हम शटरिंग को वहाँ पे खोलेंगे, तो शटरिंग खोलने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि वहाँ पे प्लम्बिंग का हम काम करते हैं और साथ में इलेक्ट्रिक का भी काम करते हैं। जहाँ जहाँ दीवारें हमारी बनाई होती हैं, दीवारों के हिसाब से हम वहाँ पे कटिंग करते हैं, पाइप डालते हैं बिजली का, बाथरूम में हम पाइप डालते हैं। फिर वहाँ पे क्या करते हैं कि जो भी दीवारों की पाइपिंग वगैरह का काम होता है वो सब कर लेते हैं। फिर अगला हमारा काम क्या होता है, प्लास्टर करने का, इंटरनल और एक्सटर्नल प्लास्टर। तो अंदर का भी प्लास्टर करते हैं, बाहर का भी प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर अंदर का जो प्लास्टर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 12 mm का मोटाई का होना चाहिए, उससे ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए। और जो अंदर के प्लास्टर के लिए आप मसाला इस्तेमाल करेंगे 1:4 या 1:5 का होना चाहिए। बाहर का जो प्लास्टर है वो आप 2 पार्ट में, अगर मोटा प्लास्टर है डिजाइन दे रहे हैं तो 2 पार्ट में आप करेंगे। पहला पार्ट आपका 12 mm का होगा, दूसरा पार्ट आपका 8 mm का होगा। उसके लिए जो मसाला आप इस्तेमाल करेंगे 1:5 का आप इस्तेमाल करेंगे। और बाहर का जो भी प्लास्टर है आप कोशिश करें कि ग्रुप दिया जाए बीच में उसमें, क्योंकि अगर कहीं से भी प्लास्टर में हल्की फुल्की क्रैक आती है तो एक छोटे से एरिया उसी ग्रुप तक ही रहता है, तो आप उसको तोड़ के वहाँ से रिपेयर कर सकते हैं, पूरी प्लास्टर में ऊपर तक नहीं जाएगी। और इसी के साथ साथ आप ऊपर का भी काम कर सकते हैं, जो पैरापेट होता है वो आप करा लीजिए। जब आप इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग का नीचे काम कर रहे हैं तो ऊपर आप मिस्त्री लगा के पैरापेट आपको कराना होता है, दीवारें होती है वो बनवा लीजिए, ममटी जो होती हैं वो फाइनल करवा लीजिए। नीचे का जो फ्लोरिंग आपको करना होता है, पीसीसी बेड वगैरह ईंट वगैरह तोड़ के हम उसको बैठाते हैं, फिर पीसीसी उसमें डालते हैं, वो डाल के आप फर्श को रेडी कराना है वो करा लीजिए। फिर आप प्लास्टर का, जैसे मैं बताया, प्लास्टर का काम करा लीजिए। जब प्लास्टर का काम हो जाए तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि सब पूरे घर में आपको पुट्टी का काम कराना है। अब पुट्टी के लिए कोई अच्छा, आप जो पेंटर होते हैं, एक्सपीरियंस पेंटर होते हैं, उनको पकड़िए, उनसे अच्छे से काम कराइए, अच्छा ब्रांडेड पुट्टी इस्तेमाल कीजिए, और कम से कम 2 कोट में आप कोई भी पुट्टी लगाइए, अंदर में भी और बाहर में भी। अब जब आपकी पुट्टी हो जाती है तब आपका अगला काम क्या होता है कि फ्लोरिंग में आपको टाइलिंग, बहुत लोग टाइल लगवाते हैं, बहुत लोग ग्रेनाइट और मार्बल लगवाते हैं। तो आप जहाँ जहाँ टाइलें लगवानी है टाइलें लगवा लीजिए, मार्बल लगवानी है मार्बल लगवा लीजिए। जो बाथरूम में आपकी दीवार में भी टाइलें वगैरह लगवानी थी वहाँ पे भी आप लगवा लीजिए। किचन के प्लेटफॉर्म पे आपको जो ग्रेनाइट वगैरह लगानी थी, जीने में भी ग्रेनाइट लगाना था, वो सब आप काम करा लीजिए। और जब ये काम हो जाता है तब लकड़ी का काम होता है, जैसे किचन का कैबिनेट वगैरह बनना वो सब आप काम करा सकते हैं, दरवाज़ा और खिड़कियाँ इंस्टॉलेशन कराना वो सब आप करा लीजिए। जब ये सब हो जाए तो फिर जीने पे हमारे रेलिंग वगैरह लगना होता है। ऊपर अगर छत पे आप पैरापेट नहीं दे रहे हैं वहाँ पे एसएस की रेलिंग वगैरह लगनी होती है, वहाँ पे आप लगवा लीजिए। ये काम हो जाने के बाद फिर अगला जो फाइनल काम होता है वो होता है आपका पेंटिंग का काम। देखिए, पुट्टी तो हमने पहले करा लिया था, दीवार को प्लेन कर दिया था, उस हिसाब से हम क्या किए, पहले टाइलिंग वगैरह फ्लोरिंग वगैरह अपना कर लिए, रेलिंग का काम कर लिए, फर्नीचर दरवाजे खिड़कियाँ इंस्टॉलेशन करना था, टूट फूट होना था, सब कर लिए। अब जो अगला हमारा काम है पेंटिंग, यानी फाइनल टच का हमारा काम आ जाता है। तो पेंटिंग का हम अच्छे ब्रांडेड जो पेंट होते हैं वो इस्तेमाल करेंगे, कि किसी भी अच्छी कंपनी का अच्छा जो एक्सपीरियंस पेंटर होता है, थोड़ा सा रेट महंगा होता है लेकिन उन्हें बुलाएंगे तो उन्हें मिक्सिंग करना अच्छा से आता है, जिससे कि पेंट की लाइफ बढ़ जाती है और पेंटिंग से आपकी दीवार की फिनिशिंग अच्छी आती है। अगर थोड़ी बहुत आपका प्लास्टर ख़राब भी है तो पुट्टी और पेंट ही है जो कि दीवारों की और घरों की खूबसूरती बढ़ाती है। और जब आपकी पेंटिंग हो जाती है तो फिर लास्ट में आपको क्या करना है, पूरे घर की साफ़ सफाई करवा लेनी है, धुलवा लेनी है। अब आपका घर रहने के लिए तैयार हो गया। लास्ट में अब आपका लास्ट स्टेप यही बचता है कि आप उस घर में अब जाके अब वहाँ पर रह सकते हैं, और फिर अपने हिसाब से जो भी चाहे आपको अगर कराना है तो और एक्स्ट्रा कुछ करा सकते हैं।